हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं मनदीप कोदारा, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आप सभी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं ईवीएस के इस बेहतरीन सेशन में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज इस चैप्टर को बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर टेट एग्ज़ाम में एक सवाल इस चैप्टर से ज़रूर आता है भाई। आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, हर टेट एग्ज़ाम में, या फिर आप साइंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, साइंस के अंदर भी इस फील्ड से, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्या टॉपिक का नाम है एनर्जी एंड दियर सोर्सेज या सोर्स ऑफ एनर्जी। हिंदी में बात करें, ऊर्जा और उसके स्रोत। एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है, किस प्रकार के सोर्स है, कौन से सोर्स किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से कई बार पेपर में आपको सवाल देखने को मिल जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देता है कि बताओ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एक होता है कॉन्वेंशनल में पुराने लंबे समय तक परंपरागत स्रोत क्या है, या ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। इस तरह के सवाल अपने पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है, क्वेश्चन है जिसके अंदर है एनर्जी। तो सबसे पहली बात तो भाई ये एनर्जी, या फिर बात करें ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए, उसके बाद उसके सोर्सेज की बात करेंगे। बोलो हाँ। सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज़ द एनर्जी। तो एनर्जी की बात करें मेरे बच्चों, तो एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कोई भी वस्तु कितना काम कर सकती है, उसकी काम करने की कितनी क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी के भाई, एनर्जी के बहुत सारे रूप है। एनर्जी के बहुत सारे क्या हैं बच्चों, रूप है। एनर्जी तो एक है, लेकिन यह है अनेक रूप में अपने पास विराजमान है। क्या है? अनेक रूप में अपने पास विराजमान है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा, सूरज से हमें मिल रही है, वो क्या है बच्चों, सूरज से जो हमें मिल रही है वो क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा। और बच्चों हमारी बिजली है, जिससे चल रहे हैं, अपना ये पैनल चल रहा है, ये कंप्यूटर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, विद्युत ऊर्जा। इस तरह से अपने पास अनेकों फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल होती है बच्चों, है ना। लेकिन सभी का मेन मकसद क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी का मेन मकसद क्या होता है बच्चों, कार्य करना, है ना। अब एनर्जी के लिए अपने पास भाई साहब, ऊर्जा के अपने पास बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। एनर्जी के अपने पास बहुत सारे क्या है बच्चों, प्राकृतिक स्रोत हैं। एनर्जी के बहुत सारे क्या है अपने पास, प्राकृतिक स्रोत है। अब ये स्रोत क्या होता है सर, सोर्स क्या होता है। सोर्स उसे कहते हैं भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्रोत, सोर्स, सोर्स उसे कहते हैं बच्चों जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है ना। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्रोत कहते हैं, है ना। जहाँ से अपने को एनर्जी मिलती है, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, सोर्स कहा जाता है। अपने पास प्रकृति के अंदर बहुत सारे सोर्स, एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है, और एक और आप लोगों ने सुना होगा, एक नियम आप लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें एक बात बताता है मेरे भाई। क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम हमें एक बात बताता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि ऊर्जा को ना तो हम नया बना सकते, ना ही ऊर्जा को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये नियम हमें बताता है कि हम ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं साहब, रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनर्जी का हम रूपांतरण कर सकते हैं, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका रूप बदल सकते हैं। रूपांतरण का मतलब है इसको एक रूप से, है ना, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं साहब। ठीक है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किसको? एनर्जी को। यानी कि एनर्जी का कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं होता। जैसे कि
सर हमें समझ नहीं आया ये बात, ये एनर्जी में रूप में बदलने वाली बात क्या है। जैसे बच्चों अपने पास पता है, अपने पास ना सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा, यानी कि अपने पास एनर्जी होती है सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से हमें ऊर्जा आ रही है। और बच्चों हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आजकल अपने घरों की छत के ऊपर वो जो प्लेट लगी होती है सौर ऊर्जा वाली प्लेट, वो क्या करती है, वो उस सौर ऊर्जा को किस में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। हाँ क्या ना, तो वो सौर ऊर्जा को किस में बदल देगी बच्चों, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास ऊर्जा किस रूप में थी, ऊर्जा थी हमारे पास सौर ऊर्जा में, और हमने इसको बदल किस में दिया बच्चों, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो ये क्या हो गया, हमने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है बच्चों, हमें यही बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि हम ऊर्जा को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही ऊर्जा को नया बना सकते। हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सही बात है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अभी आई थिंक आप लोग ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें जान गए होंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं भाई, वो बात करने वाले हम ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत बच्चों, ऊर्जा के स्रोतों को कई भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा के स्रोत या बोलें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनको हम कई भागों में विभाजित करते हैं, है ना। उनको विभाजित करने का दायरा भी अलग अलग होता है, जैसे कि उनके उपयोग के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर हम लोग उनके उपयोग के आधार पर हम लोग उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनको हमने एक बार यूज कर लिया ख़त्म, एक बार यूज कर लिया ख़त्म, मतलब दोबारा उसको नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं उसको, अनवीकरणीय स्रोत, जिसको नया रूप नहीं दे सकते दोबारा से, जिसको जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। इसी के अपोजिट वो हो जाएगा जिसको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से उसको नया बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो एक बार तो इन दोनों सोर्सेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के मेन तो सोर्सेज है, उनको दो भागों में बांटा गया भाई साहब, जिसके अंदर पहला भाग है नवीकरणीय स्रोत। क्या भाग है, क्या नाम है उसका, रिन्यूएबल सोर्सेज, इसको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो लिखो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। अपने से पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से हैं जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी के नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो क्या होते हैं बच्चों नवीकरणीय स्रोत। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं बच्चों जिनको हम क्या कर सकें, जिनको हम दोबारा से यूज कर सके, यानी कि जिनके पास, जिनके सोर्सेज के हमारे पास पूरी तरह से भरमार है ना। जो हमारे पास नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे पास असीमित मात्रा में अवेलेबल है, ऐसे स्रोत जो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। अपने से ये नहीं पूछेगा कि बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, बताओ इसकी परिभाषा क्या, नहीं, अपने को वो एग्जाम्पल देगा, उदाहरण देगा, और उदाहरण से अपने को बताना है कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे सोर्स जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। दूसरे होते हैं बच्चों नवीकरणीय स्रोत, सॉरी अनवीकरणीय, है ना, ये तो अनवीकरणीय हो गए। दूसरे होते हैं बच्चों अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय भी बोलते हैं उसको, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, जिसका भंडार सीमित मात्रा में है, यानी कि जो अपने पास बच्चों लिमिटेड अमाउंट में है। ऐसे सोर्सेज जो लिमिटेड मात्रा में है, जिनको हम अगर अंधाधुंध यूज करेंगे तो बहुत थोड़े समय के बाद हम इनको ख़त्म कर देंगे बच्चों, जो जिनका भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
जिनका भंडार लिमिटेड अमाउंट में अपने पास है, उसको बोलते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। जैसे कि बच्चों, जैसे कि हम बात करें, जिस तरह से अनवीकरणीय के उदाहरण की बात करें, नवीकरणीय के उदाहरण की पहले बात करें, इसके अगर उदाहरण की बात करें ना, तो इसके उदाहरण में अपने पास आता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा क्या है बच्चों? देखो, अब जिसके उदाहरण पढ़ेंगे ना हम लोग, उदाहरण पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाओगे, अच्छा ये होते हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप सोचोगे ना, थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाओगे ना, भाई बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टुच्चा सा सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के ही सवाल पेपर में पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। जैसे कि सौर ऊर्जा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सौर ऊर्जा का अपने पास कोई लिमिटेड सोर्स है? क्या सूरज खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना भाई, सूरज इतनी सारी एनर्जी दे रहा है, आप भले जितनी एनर्जी उससे ले लो, जितना मर्जी है ना तुम्हारे पास उतनी एनर्जी ले लो, फिर भी तुम सूरज से सारी एनर्जी नहीं ले सकते। तो ये क्या है? ये अनवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, इसको रिन्यूएबल है। ये कितना भी एनर्जी ले लो सूरज से साहब। इसीलिए तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो सौर ऊर्जा के ऊपर जोर दिया जा रहा है ना। आज अगर नया बिल्डिंग, नया भवन, कोई आप बड़ा भवन का निर्माण करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज इस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो अपने कुछ स्टेट के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है कमर्शियल एरिया में कि अगर आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो आप उसके ऊपर सोलर पैनल ज़रूर लगाएंगे, है ना। तो ये नवीकरणीय स्रोत हो गया। इसके अलावा बच्चों पवन ऊर्जा है। क्या होती है ये सारी ऊर्जाएं? बताऊंगा मैं आपको कैसे काम करती है, सारी समझाऊंगा, चिंता मत करो। एक एक चीज़ मैं विद आपको इमेजेस के दिखाऊंगा, अच्छा ये ऐसे ये काम करती है, हाँ यहाँ यूज हो सकते हैं, सारे बताऊंगा बच्चों। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा है जो हवा से अपने को क्या होती है, विंड पाइप जो होती है, विंड मिल्स जो होती है, पवन चक्कियाँ जो होती है। अब क्या है, पवन तो चल रही है बच्चों, हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही है, आप उनसे कितनी एनर्जी ले लो, कोई ख़त्म होने की चांस है? नहीं साहब, कोई ख़त्म होने की चांस नहीं है। उनको बोलते हैं नवीकरणीय। समझ में आ गए? अब अपने को वो कोई भी उदाहरण दे दे और पूछे कि बताओ ये इनमें से नवीकरणीय का उदाहरण बताओ कौन से हैं, या अनवीकरणीय के उदाहरण बताओ कौन से हैं, तो आप बता दोगे क्या? कोनो दिक्कत है? हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया सर नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय के उदाहरण बताना। इनके उदाहरण बताओ बच्चों। इनके उदाहरण बच्चों अपने जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, जितने भी क्या है जीवाश्म ईंधन। ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे हम लोग। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, कौन सा ईंधन कहाँ से क्या कैसे कब निकाला जाता है, सब बात कर लेंगे इस एक चैप्टर के अंदर ना, इस वीडियो के अंदर। चाहे वीडियो कितनी लंबी हो जाए, मैं एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें खत्म करवाऊंगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सभी सारे क्या अपने पास जीवाश्म ईंधन है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, उदाहरण के लिए बच्चों कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, CNG, LPG, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? ये सब बच्चों अनवीकरणीय सोर्स हैं। ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, बड़े ही तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों? अनवीकरणीय स्रोत हो गए। समझ में आई बात? हाँ या ना? इन दोनों सोर्सेज में कोई डिफरेंस होगा तो कर लोगे ना? बढ़िया सर। देखो कुछ नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स है जो असीमित मात्रा में भाई साहब, जिनके नष्ट होने के कोई आसार नहीं है। अब आप कहो सर सूरज एनर्जी कभी तो कभी ख़त्म होगी, तो बेटा जब ख़त्म होगी ना तो हम भी नहीं रहेंगे। सर हवाएं चलनी बंद हो जाएगी तो वो अलग बात है साहब, है ना। जिनके नष्ट होने के कोई कारण अपने को नज़र नहीं आ रहे, नष्ट होने के कोई कारण अपने को नज़र नहीं आ रहे, है ना, कोई कारण ही नहीं है बच्चों। इनका अपने को पता है साहब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। कैसे ख़त्म हो रहे हैं अभी समझाऊंगा आपको। ये क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन, कैसे मिलते हैं, एक एक करके जब हम एक एक सोर्स को पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। पहले इन दोनों के बारे में जो डिफरेंस है आपको पेपर में पूछा जाता है, कर लोगे आप? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। यस,
अगला आता है बच्चों हमारा क्वेश्चंस, इन्हीं के यूज के आधार पर इनको हम 2 और भागों में बांटते हैं। हम इनको बांटते हैं बच्चों कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। पहला आता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत क्या है बच्चों? परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं भाई? ऐसे स्रोत, एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जिनको हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, है ना। ऐसे ऊर्जा के ऐसे सोर्सेज जिन्हें बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे के से सोर्स क्या कहलाते हैं? ये परंपरागत स्रोत चलते हैं। सर ये बहुत परंपरागत, भाई साहब कई हजार सालों से हम इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये भले ही नवीकरणीय है, भले ही अनवीकरणीय है, डजंट मैटर, लेकिन इनका यूज हम लाखों सालों से, हजारों सालों से करते आ रहे हैं साहब, है ना। जिसके अंदर हमारे क्या है, उदाहरण की बात करें तो बच्चों कोयले का उपयोग हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं बच्चों। लकड़ी, इनसे भी तो एनर्जी मिलती है अपने को, कोयला, लकड़ी, ठीक है। इसके अलावा गोबर, है ना। इसके अलावा बच्चों हम ये जो मिट्टी का तेल है ना, इसका यूज़ भी बच्चों हम कई सालों से करते आ रहे हैं। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी आते हैं पेट्रोलियम में, सभी मिट्टी का तेल भी उसी में आता है, पेट्रोलियम, है ना। जिस तरह क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या होते हैं, हाइड्रो, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जो डैम से पानी से जो बिजली बनाते हैं, जल विद्युत संयंत्र, इनका भी यूज हम कहाँ से करते आ रहे हैं, जल विद्युत संयंत्र, इनका भी तो हम काफ़ी समय से यूज करते आ रहे हैं, जल विद्युत संयंत्र। ये समझाऊंगा मैं सारे कैसे काम करते हैं। ये बच्चों परंपरागत स्रोत, परंपरागत मतलब हम भाई साहब एक लंबे समय से इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आगे आता है गैर परंपरागत स्रोत, दूसरा आता है बच्चों गैर परंपरागत स्रोत। ये पूछ लेगा कि बताओ गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है बच्चों? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में गैर परंपरागत स्रोतों की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? वो सोर्सेज जिनको हम लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे, जो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हमने टेक्नोलॉजी के सहारे, टेक्नोलॉजी, इसको तकनीकी बोलते हैं बच्चों हिंदी में, ठीक है, जो हमने तकनीकी के सहारे, ठीक है, तकनीकी के सहारे विकसित किए हैं, जो हमने तकनीकी के सहारे क्या किए हैं बच्चों? विकसित किए हैं। ऐसे सोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जो हमें आधुनिक समय में हमने इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऊर्जा के सोर्स बच्चों जिनके ऊपर हम आधुनिक समय में जोर दे रहे हैं, है ना, आधुनिक समय में जिनको विकसित किया है बच्चों हमने, अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के सहारे हमने इनको क्या किया है बच्चों? विकसित किया है, ठीक है। जैसे कि सरकार, इनके उदाहरण क्या हैं? इनके उदाहरण की बात करें बच्चों, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा अपना परमाणु ऊर्जा। सबसे बड़ा क्या एनर्जी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो रहे हैं? अभी बनाए हैं बच्चों हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी के सहारे ही हम लोगों ने बनाया परमाणु ऊर्जा, है ना। अभी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ये तो बच्चों बहुत ही बड़ा आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है सौर ऊर्जा। ये भी तो क्या है? ये भी तो बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। अभी ही हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, ठीक है। सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये जिनको हमने अभी बनाया है सब, जिनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के ऊपर भी अभी हमारा काम करना शुरू हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो सौर ऊर्जा वाला सोर्स भी क्या है अपना? ये भी अभी का सोर्स है,
ठीक है कि नहीं? चलो समझ में आया? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पता लगा लोगे? हाँ के ना बताओ, पता लगा लोगे ना? चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऊर्जा के कुछ सोर्सेज की जहाँ से अपने डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है जीवाश्म ईंधन, क्या होता है? बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में सवाल पूछा जाता है बच्चों। जीवाश्म ईंधन जो पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, जितने भी जीवाश्म ईंधन मैं आपको पढ़ाऊँ उनको बड़े ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, उनसे बहुत सारे सवाल, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो एक टॉपिक ही बच्चों कई घंटे का हो जाता है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा। जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं बच्चों? इनको अंग्रेजी में कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन नाम से ही पता चल रहा है जीवों के अंश, यानी कि जीवों के अंश क्या है बच्चों? जितने भी जीव हैं, जीव यानी कि सजीव, जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आ गए, जिनके अंदर जानवर भी आ गए, जितने भी जीव है बच्चों, सारे के सारे जीव, जिसके अंदर कौन आ गए बच्चों? जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आ गए, पेड़ पौधे प्लस में जिसके अंदर बच्चों जीव जंतु भी आ गए, है ना? जीव जंतु और पेड़ पौधे बच्चों, ये दोनों के दोनों जीव जंतु और जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे बच्चों क्या होता है? एक दिन मरना तो सबको होता है। जब ये सारे बच्चों डेड अवस्था में चले जाते हैं, जब ये सारे क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। तो मृत होने के बाद बच्चों क्या हो जाता है? इनको दफन कर दिया जाता है, या ये किसी कारणवश मिट्टी में दब जाते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं बच्चों, डेड होने के बाद बच्चों क्या होता है? ये मिट्टी में दफन हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में दफन हो जाते हैं। और जब मिट्टी में इनको बच्चों क्या हो जाता है? मिट्टी में ये दफन हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में दफन हो जाते हैं। जब भाई ये मिट्टी में दफन हो जाते हैं ना, तो मिट्टी में दफन होने के बाद लाखों सालों के बाद, मिट्टी में दफन होने के लाखों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद बच्चों, लाखों सालों के बाद, लाखों सालों बाद अब बच्चों क्या होता है? देखो, जैसे ही ये मिट्टी में दब गए, है ना, ये कोई पेड़ पौधा या कोई भी जीव था, ये मिट्टी में दब गया। अब बच्चों इसके ऊपर क्या होने लगा? इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की परतें आने लगी, धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी की परत आने लगी। और बच्चों जब मिलियंस ऑफ साल चले गए, जब लाखों साल चले गए, तो देखो बच्चों नीचे 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 जाता गया। अब बच्चों इसके ऊपर क्या हो रहा है? धीरे धीरे इनके ऊपर क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। तो लाखों सालों के बाद भाई, लाखों सालों के बाद हाई प्रेशर यानी कि हिंदी में बात करें तो बच्चों उच्च दाब और हाई टेम्परेचर। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, है ना ये, और उच्च ताप। तीसरी चीज़ बच्चों, और ऑक्सीजन की कमी, इन तीनों चीज़ों के कारण, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों के कारण ये किस में बदल गए बच्चों? ये ईंधन में कन्वर्ट हो गए। इन सभी के कारण ये सारे के सारे जीव जंतु किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों? ये ईंधन में कन्वर्ट हो गए, ये फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ईंधन में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए? ये ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए भाई साहब? ये फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और इसी ईंधन को हम लोगों ने नाम दे दिया जीवाश्म ईंधन, कि भाई जीवों के अंश। तो जितने भी जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो बच्चों, चाहे वो जीव जंतु हो, क्या हुआ? ये जब मर जाते हैं, ये जब मृत अवस्था में चले जाते हैं और मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। ठीक है, दफन होने के बाद लाखों सालों के बाद क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सारे के सारे जीव अपने ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कि हम लोग जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, समझ में आया? वेरी गुड सर। अब होता क्या है साहब, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये किस में कन्वर्ट होते हैं? तो पेड़ पौधे कन्वर्ट हो जाते हैं भाई कोयले के अंदर। पेड़ पौधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयले के अंदर। ठीक, तो जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? पेड़ पौधे कन्वर्ट हो जाते हैं अपने कोयला में। पेड़ पौधे से बनता है बच्चों कोयला। ठीक है,
तो कोयला किससे बना? पेड़ पौधों से बना। अब ये जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इनको बनने में भाई मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। इसीलिए तो कोयले को हम कहते हैं भाई कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। अब आप कहते हो सर बनता तो है, पेड़ पौधों को दबने से बन जाएगा, लेकिन भाई उसमें सालों लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। अब लाखों साल थोड़ी ना हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ऊर्जा का ये अनवीकरणीय स्रोत है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। अब बात करें कोयले की, तो कोयला भी बच्चों अनेक प्रकार का होता है, ठीक है। कोयला भी अलग अलग प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों कोयला? कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? सबसे पहले नंबर पर आता है पीट कोयला। कौन सा कोयला आता है? पीट कोयला आता है सबसे पहले नंबर पर, पीट कोयला। अब से 4 भागों में कैसे बांटा? तो भाई इसकी शुद्धता के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटते हैं हम इसको, किसके बेस पे? शुद्धता के आधार पर, इसकी प्योरिटी के बेस पे। शुद्धता के आधार पर हम लोगों ने इसको 4 भागों में विभाजित किया। शुद्धता के आधार पर हम लोगों ने इनको 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें नंबर 1 पे आता है पीट कोयला। अब ये पीट कोयला क्या होता है? पीट कोयला जो है ये सबसे कम क्वालिटी का कोयला बच्चों, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है। अब सर क्वालिटी का कैसे पता चलता है? तो क्वालिटी का पता चलता है उस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा से। तो इस पीट कोयले में कार्बन की मात्रा की बात करें तो कितनी होती है इसके अंदर कार्बन की मात्रा? तो बच्चों इसके अंदर कार्बन की बहुत कम मात्रा होती है। इसके अंदर 25 से 30%। देखो ये फिक्स नहीं होता, ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना रहता है। वो डिपेंड करता है हमने कितनी देर के बाद उसको निकाला है। तो 25 से 30% इसके अंदर क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। सर फिर बाकी का बचा 70 से 75% क्या होता है? तो बाकी बच्चों 70 से 75% इसके अंदर होती है अशुद्धियाँ। बाकी 70 से 75% होती है इसके अंदर अशुद्धियाँ। अब सर इसको हमने ऐसा कोयला क्यों कहा, हमने इसको गंदा क्यों कहा? क्योंकि बच्चों गंदा इसलिए कहा कि ये जो अशुद्धियाँ हैं ना, ये जब जलेगी ना तो ये प्रदूषण फैलाएगी सब। ये जो अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि कोयले को तो हम जलाते ही हैं साहब। कोयला क्या होता है? कोयला वही होता है, ईंधन उसे ही कहते हैं जो जलने के बाद अपने को क्या दे? ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करे। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं ना भाई, ये प्रदूषण फैलाती है। क्या करती है ये क्या करती है? ये प्रदूषण फैलाती है भाई। क्या करती है ये? हमारा हवा वायु प्रदूषण। आपने पढ़ा होगा वायु प्रदूषण, धुएं में बहुत सारी गैसें होती है साहब, है ना। ये अशुद्धियाँ होती है, सल्फर वगैरह, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अशुद्धियाँ फैलाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इनसे बहुत अधिक मात्रा में फैलता है, जो एसिड रेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने सारा पढ़ा हुआ है चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पीट कोयला है इसको कम क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग पीट को थोड़े से टाइम बाद और अगर उसके अंदर रहने देते या थोड़ा और हैवी प्रेशर और हैवी टेम्परेचर के बाद इसको निकालते तो हमारे पास दूसरे नंबर पर निकलता लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। हल्के भूरे रंग का होता है, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। अब ये जो भूरा कोयला है लिग्नाइट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये भी लो क्वालिटी का ही है, ये भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है, लेकिन पीट से थोड़ा सा अच्छा कोयला है ना। इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पीट। भाई पीट को अगर कंप्रेस्ड कर दें तो वो लिग्नाइट में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या होता है? ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी, इसके अंदर भी कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। 45 से 50% इसमें कार्बन होता है, लगभग आधा कार्बन होता है। और बच्चों आधी ही इसके अंदर क्या होती है? लगभग आधी ही इसमें अशुद्धियाँ होती है, जिससे ये भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। तो ये भी अच्छा कोयला नहीं माना जाता। इसके बाद बच्चों अगर इसको भी थोड़ा और समय तक धरती में रहने दिया जाए तो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो कोयला बनता है वो बनता है बिटुमिनस। कौन सा बनता है? बिटुमिनस कोयला। ये कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में दुनिया के अंदर पाया जाने वाला यही कोयला है भाई, ठीक है। तो बिटुमिनस के बारे में आप लोग एक बात जानेंगे कि यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर सर्वाधिक मात्रा में इस पाया जाता है तो इसका उपयोग भी सबसे ज़्यादा होता होगा, है ना। तो सर्वाधिक उपयोग कौन से कोयले का होता है भाई? तो सर्वाधिक उपयोग भी इसी कोयले का होता है। सर्वाधिक उपयोग भी कौन से कोयले का होता है? इसी कोयले का होता है, ठीक है। कैसे कलर का होता है बच्चों? ये ब्लैक कलर का होता है,
काले रंग का कोयला होता है, ठीक है। और इसका कहाँ यूज करते हैं साहब, तो भैया इसका हम लोग इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज देख लेते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है बच्चों इसके अंदर, 80 से 85% इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है भाई। कार्बन की मात्रा कितनी होती है इसके अंदर, 80 से 85% इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो इसीलिए ये ठीक ठाक मात्रा में अपने को एनर्जी भी देता है। इसमें अशुद्धियाँ होती है, प्रदूषण करता है, ऐसी बात नहीं प्रदूषण नहीं करता, लेकिन फिर भी कम प्रदूषण करता है, उनके कंपैरिजन में बहुत कम प्रदूषण करता है। काले रंग का कोयला होता है भाई, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, तो घरेलू इस्तेमाल में, ठीक है। तो घरों में जो भी हम कोयला इस्तेमाल करते हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों कहाँ, डोमेस्टिक यूज़ बोलते हैं इसको। और बच्चों भाप इंजन के अंदर, भाप इंजन आज के समय में तो नहीं चलते, पुराने ज़माने में जो ट्रेन चलती थी वो भाप इंजन से चलती थी, है ना। तो और भाप इंजन में क्या होता था, कोयला डाला जाता था जिससे वो चलता रहता था, भाप से गर्म होते रहती थी, जिससे वो अपनी रेलगाड़ी वगैरह चलती रहती थी। तो भाप इंजन में इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कोक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कोक कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोक एक अलग ईंधन होता है, कोक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार पूछा जाता है अपने को, सड़कें बनाने में कौन से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, तो सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, है ना। सड़कें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सड़कों में जो कोलतार यूज होता है ना, कोलतार, तार कोल कह लो, ठीक है, कोलतार होता है एक्चुअल में, वो इसी से मिलता है, बिटुमिनस से ही मिलता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो कोयले से जितनी भी चीज़ें बनती है वो सारी की सारी चीज़ें हम इसी से बनाते हैं। कोल गैस इसी से बनाते हैं, क्या, कोल गैस इसी से बनाते हैं, कोल गैस इसी से बनाई जाती है। तो ये बिटुमिनस के यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो यूज़ होता होने वाला कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है। इसके बाद कोयले का एक और टाइप आता है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, जिसका नाम है एंथ्रोसाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है जिसका नाम है एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट कोयला, ये कोयले की क्या होती है बच्चों, सबसे बेस्ट क्वालिटी है कोयले की, क्या है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। क्यों है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, क्योंकि भाई इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत पाया जाता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत पाई जाती है। कार्बन की मात्रा बच्चों इसके अंदर 90 से 95% कार्बन होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही कम अशुद्धियाँ होती है। इसके अंदर लगभग 5 से 7% ही क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर सबसे कम प्रदूषण होता है ना, सबसे कम प्रदूषण करता है कोयला, सबसे कम प्रदूषण करता है और सर्वाधिक ऊर्जा देता है। सबसे कम प्रदूषण, और भाई प्रदूषण कम करेगा मतलब उसके अंदर कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है तो कार्बन जलेगा, कार्बन जलेगा तो अपने को एनर्जी देगा। और बच्चों सर्वाधिक क्या देता है अपने को, सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी देता है, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देता है ना, सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा। दूसरी बात, ये किस रंग का होता है बच्चों, तो ये इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग काला रंग होता है, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर का होता है बच्चों। और सबसे चमकदार कोयला होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा लश्चर होती है इसके अंदर, सबसे चमकदार कोयला, सबसे चमकदार कोयला। अब इतनी सारी क्वालिटी जिसकी बता दी, तो बच्चों सबसे महंगा कोयला भी यही यूज होता है, सबसे महंगा कोयला यही होता है, सबसे महंगा कोयला यही है। कोयले के सबसे कम मात्रा भी इसी की पाई जाती है ना, क्योंकि बहुत नीचे जाके इसको खदानों से निकालना पड़ता है और इतना लंबे समय तक पेड़ पौधों को हुआ नहीं है। तो अब इसके यूज़ कहाँ करते हैं सर, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसके सेम टू सेम वही उपयोग है जो हमने बिटुमिनस के बताए थे। दोनों जगह सेम टू सेम कोयले का इस्तेमाल हो सकता है ना, दोनों के अंदर क्वालिटी में कोई ज़्यादा सा अंतर है नहीं, और बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ज़्यादातर लोग हैं ना बिटुमिनस का ही यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरा ये एंथ्रोसाइट से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, तो ज़्यादा सा रिस्क भी नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा पैसे, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है सब, बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों, ये एक्सपेंसिव है, इसीलिए इस कोयले का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता है। एंथ्रोसाइट कोयले का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बिटुमिनस कोयले का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों कोयले की बात। अब कोयले से बनने वाले कुछ और बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में भी अपने को समझना है। कोयले से बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं भाई,
तो भाई कोयले से क्या क्या बनते हैं? तो कोयले से बनती है कोल गैस। कोयले से ही बनाई जा सकती है क्या? कोल गैस, है ना। कोयले से ही बनाई जा सकती है बच्चों कोल गैस, और कोयले से ही बनाया जा सकता है कोक, है ना। और ये पर्सन पेपर में आपने पूछा भी हुआ है ना। एसटेट के पेपर में एक बार, हरियाणा टेट के पेपर में पूछा हुआ है कि बताओ कौन सा है जो कोयले से नहीं बनता, या कौन सा है जो पेट्रोलियम से नहीं बनता। ठीक है, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो सारे सवाल पेपर में आते हैं। कोल गैस क्या होते हैं बच्चों? ये कोयले से ही बनाई जाती है। और कोक भी क्या होता है? ये कोक क्या होता है? एक सॉलिड पदार्थ होता है, ये एक ठोस ईंधन होता है बच्चों, ठोस ईंधन होता है जिसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है, जिसके अंदर बहुत अधिक क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है। बहुत अधिक क्या होती है? जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? ईंधन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉलिड पदार्थ होता है। कोल गैस क्या होती है भाई? ये गैसों का मिश्रण होती है बच्चों, इसका भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी बच्चों कुछ जहरीली गैसें ज़्यादा होती है, इसीलिए बच्चों ये भी अपना क्या करती है? गैसों का मिश्रण होती है। इसका इस्तेमाल भी ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अंदर सल्फ़र जैसी खतरनाक गैसें होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी खतरनाक गैसें होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण ये फैलाती है। तो देखो, ये बनाई तो गई थी यूज़ करने के लिए, लेकिन आजकल तुम लोगों ने देखा नहीं होगा कभी हम कोक का यूज़ तो खैर अपने को पता भी नहीं चलता। जो हम कोयला लेके आते हैं वो कोक ही हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में वो कोक ही दे देते हैं अपने को, है ना। प्योर कोयला नहीं देते, जब दुकानों से लेके आते हैं तो वो कोक ही देते हैं अपने को। ठीक है, लेकिन कोल गैस का आपने नहीं सुना होगा कभी भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इनको बनाया तो इसी पर्पज़ से गया था कि भाई इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ बढ़ जाए ताकि हम इनका यूज़ करें। लेकिन जो हमारे CNG है, LPG है, उन्होंने मतलब उनके कंपटीशन नहीं कर पाई है, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, इसीलिए इनका हमने ज़्यादा यूज नहीं करते। आपको कहीं यूज दिखते नहीं मिलेगा, अपनी आम अगर आसपास देखो तो कभी कोल गैस का आपको यूज ही नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये बनाई गई थी इसी पर्पज़ से, खैर इनका कोई यूज़ हुआ नहीं। अब जब इन दोनों को बनाते हैं ना, कोयले से ही बनती है दोनों चीज़ें, है ना। कोल गैस और कोक है ना, ये दोनों किससे बनते हैं बच्चों? कोयले से ही बनते हैं। तो जब इनको बनाया गया, कोल गैस और कोक को बनाया गया, तो इनके अंदर एक बाई प्रोडक्ट बना बच्चों। क्या बना? एक बाई प्रोडक्ट बना, एक उत्पाद बना, जो कि क्या था? गाढ़े काले रंग का था। ठीक है, एक गाढ़ा काले रंग का क्या बना बच्चों? एक बाई प्रोडक्ट बना, है ना। काले रंग का एक उत्पाद बना, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोलतार, है ना। कोलतार जो गाढ़ा काले रंग का एक द्रव होता है। ठीक है, और इसी को हम बच्चों, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम सड़कें बनाने में। इसी का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सड़कें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या रोड कंस्ट्रक्शन में इसका भाई सब यूज करते हैं। समझ में आ गई? तो अब तो कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे कोयले से रिलेटेड कि भैया कोयले से क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, कोयला किससे बनता है, कोयला कहाँ होता है, कोयले का कौन सा प्रकार है, कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है। ठीक है, और कोयला जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। भाई एक लंबे समय से हम कोयले का इस्तेमाल एनर्जी के लिए करते आए हैं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक और जीवाश्म ईंधन की, जिसको कि हम कहते हैं पेट्रोलियम। ये तो हमने बात की थी कि जब पेड़ पौधे धरती में दब जाते हैं तो क्या होता है साहब, है ना, तो ये सारी चीज़ें बनती है। अब बात आती है साहब, जब जीव जंतु धरती में दब जाते हैं तो क्या होता है साहब? जब एनिमल्स जो हैं, जीव जंतु धरती में दब जाते हैं तो क्या होता है? अब किसी किसी के मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, अब मैं कह दूँ ये जीव जंतु है ना, ये धरती में दब से इनसे बनता है पेट्रोलियम। क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन समुद्री जीवों से, लेकिन समुद्री जीवों से। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रही होगी सब समुद्री जीवों से ही क्यों, है ना। अब जीव तो यहाँ भी मरते होंगे, भाई समुद्री जीवों से ही क्यों? जीव तो धरती पर भी मरते हैं। अब धरती वाले जीव जंतुओं से हमारा क्या बनता है बच्चों? पेड़ पौधे, कोयला बन जाता है पेड़ पौधों से तो, लेकिन जीव जंतुओं से अपना तेल क्यों नहीं बनता, है ना। अब बात ये साहब, बिल्कुल मिलियंस ऑफ साल पहले क्या धरती पे जीव जंतु नहीं मरे थे? मरे थे, समुद्र से ज़्यादा मरे थे। लेकिन जब धरती पे क्या होता है बच्चों, धरती पे एक डिकम्पोजर नाम की चीज़ होती है,
आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, धरती पर एक अपघटक नाम की एक चीज़ होती है, डिकम्पोजर। अपघटक क्या करता है, ये जितने भी जीव जंतु है बच्चों, उनको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उनका क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। डिकम्पोजर होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वापस से ही मिट्टी में मिला देता है सब, है ना। इसीलिए जीव जंतु दब ही नहीं पाते, इसीलिए जीव जंतु धरती के ऊपर कभी भी दफन नहीं हो सकते, दब नहीं सकते, क्योंकि डिकम्पोजर उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देगा सब, है ना। आपने देखा होगा अगर ऐसे ही कोई जीव में मर जाए, है ना, पड़ा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरा ख़त्म कर देंगे, दबने दफन होने ही नहीं देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, उसको धरती में दफन होने ही नहीं देंगे, तो उसमें इसको पूरी बॉडी को ख़त्म ही कर देंगे। तो इसीलिए अपने जो सथल वाले होते हैं वो नहीं दब पाए, ठीक है। इसीलिए बच्चों समुद्री जीव, तो समुद्री जीव जब धरती में दब गए, दबने के बाद लाखों सालों तक पड़े रहे साहब, तो लाखों सालों के बाद समुद्री जीवों के लाखों सालों के बाद वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। किसके अंदर कन्वर्ट हो गए बच्चों, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। उनका परिवर्तन हो गया, वो बदल गए किसके अंदर बच्चों, पेट्रोलियम में, ठीक है। तो क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। अब हमें पेट्रोलियम को ही समझना है बच्चों, पेट्रोलियम में क्या क्या आता है, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा बच्चों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, पेट्रोलियम कैसे प्राप्त हुआ, पता चल गया आप लोगों को, बिल्कुल सर, पता चल गया कि सब जीव जंतु जो है ना, समुद्री जीव जंतु जब लाखों सालों तक दफन हुए पड़े रहे समुद्र के अंदर, क्योंकि समुद्री जीव जंतु समुद्र में मर गया, नीचे चला गया, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी आती गई, मिट्टी आते आते बच्चों बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर के कारण वो जो समुद्री जीव थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो अपने पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। किसके अंदर, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन आता है बच्चों, तो पेट्रोलियम के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेट्रोल आता है ना। क्या आता है, पेट्रोल आता है। अब पेट्रोल के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, पेट्रोल के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है साहब, ठीक है। क्या, जैसे कि इसकी एक तो कैलोरीफिक वैल्यू बाकी पेट्रोलियम से ज़्यादा है, ठीक है, हालांकि गैसेस को छोड़ करके बाकी पेट्रोलियम से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा, इसकी पेट्रोलियम की कई बार अपने से पूछता है कि शुद्धता किससे मापते हैं, पेट्रोलियम की शुद्धता मापने का नंबर या इंस्ट्रूमेंट क्या है, या इसकी मतलब यूनिट क्या है, तो शुद्धता मापते हैं इसकी से ऑक्टेन नंबर से बच्चों, किससे, ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन संख्या से इसकी शुद्धता मापी जाती है पेट्रोल की, ऑक्टेन संख्या से इसकी शुद्धता मापी जाती है। अब पेट्रोल क्या होता है बच्चों, पेट्रोल बहुत ज़्यादा, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल अपने को ठीक है, अच्छा ईंधन है, बढ़िया है, हल्के वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल को हमेशा हल्के वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है, भारी वाहनों में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। हल्के वाहनों में कौन से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड में बात करें तो हल्के वाहनों में पेट्रोल का यूज़ करते हैं, भारी वाहनों में डीजल का यूज़ किया जाता है ना। पेट्रोल क्या होता है बच्चों, पेट्रोल के अंदर एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है, पेट्रोल के अंदर एक विस्फोटक रोधी पदार्थ मिलाया जाता है ना, विस्फोटक रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, विस्फोटक रोधी पदार्थ मिलाया जाता है पेट्रोल में। जब पेट्रोल को जलाते हैं ना, उससे पहले पेट्रोल को विस्फोटक रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, विस्फोटक रोधी पदार्थ मिलाते हैं बच्चों। ये जो विस्फोटक रोधी पदार्थ होता है इसका नाम होता है लेड टेट्रा इथाइल, इसका यूज करते हैं बच्चों हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट, विस्फोटक रोधी पदार्थ के रूप में। जिससे क्या होता है बच्चों, जब पेट्रोल जलता है तो ये विस्फोट नहीं करता, एक धमाका नहीं करता, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती, ये आराम से अपना जलता रहता है। इसके अंदर लेड टेट्रा इथाइल मिलाया जाता है। दूसरा बच्चों, पेट्रोल है ना, पेट्रोल या जितने भी पेट्रोलियम है सारे के सारे बच्चों पेट्रोलियम है ना, जितने भी पेट्रोलियम है सारे किससे मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिले हैं, हाँ के ना। अब भाई जीव जंतुओं के अंदर है ना, हमारे शरीर में जीव जंतुओं की जो बॉडी होती है बच्चों, इनकी बॉडी में सल्फ़र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सल्फ़र पाया जाता है ना। हमारे कोई भी जीव जंतु सभी के शरीर में क्या पाया जाता है, सल्फ़र पाया जाता है। अब बच्चों पेट्रोलियम कहाँ से बना है, इन्हीं से बना है, तो इसके अंदर भी सल्फ़र होगा, हाँ के ना। जब सल्फ़र होगा तो बच्चों क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड,
जब ये ईंधन जलेगा तो जब सल्फर जलेगा तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों पेट्रोलियम के अंदर अब बच्चों क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है जीव जंतुओं में, इससे जब निकलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों पेट्रोल जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन जैसे बच्चों क्या निकालता है, ये जहरीली गैसें निकालता है। ठीक है, ये जहरीली गैसें, ये क्या है बच्चों, ये जहरीली गैसें क्या करती है, ये जहरीली गैसें प्रदूषण में सहायक होती है बच्चों। ये जहरीली गैसें प्रदूषण फैलाती है। तो इसीलिए बच्चों जो अपने व्हीकल्स वगैरह हम चलाते हैं, तो इसीलिए बच्चों हमको ये व्हीकल्स वगैरह है ये अपने को कम चलाने चाहिए। कम मतलब सर इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि भाई अपना पर्यावरण प्रदूषण ना हो। अब ये गैसें हैं हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है ना। ये गैसें क्यों नुकसानदायक है, ये क्यों नुकसानदायक, ये क्यों नुकसानदायक, ये क्यों है, ये क्यों है, सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। पहली दो गैसों की वजह से अपने को अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है। ये अपने लिए जहरीली गैस क्यों है, क्योंकि ये हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा घुलनशील है। ये क्यों है बच्चों, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो ये जहरीली गैसें निकलते हैं साहब। ठीक है, इसीलिए भाई साहब पेट्रोल का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। दूसरा, पेट्रोल जो होता है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है, इसको हम रीन्यू कर नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि सीमित मात्रा में अपने पास अवेलेबल है। एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए भी हमें पेट्रोल का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बढ़िया साहब। इसके बाद आता है बच्चों डीजल। डीजल भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, डीजल। ठीक है, डीजल भी क्या है बच्चों, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब डीजल का यूज बच्चों भारी वाहनों में होता है। डीजल का यूज किस में होता है, भारी वाहनों में होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका, भारी वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर ज़्यादा होती है भाई साहब। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ना पावर अधिक होती है, इसके अंदर ना पावर ज़्यादा होती है, पावर अधिक होती है। लेकिन सर फिर पावर अधिक होती है तो अच्छी बात तो है ना, इसी का यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक समस्या है भाई साहब, ये प्रदूषण है ना, ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है, ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। ये पेट्रोल के कंपैरिजन में प्रदूषण ज़्यादा करता है। इसका शुद्धता किससे मापते हैं डीजल की, तो डीजल की शुद्धता मापने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों अपने पास C10 नंबर। जिस तरह उसके लिए ऑक्टेन नंबर होता था, इसके लिए होता है C10 नंबर, यानी कि C10 संख्या, है ना। डीजल के अलावा बच्चों और भी होता है मिट्टी का तेल, ये भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, अपने से पेपर में पूछी जाती है कि कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को बच्चों एक और नाम से भी जानते हैं, कैरोसिन ऑयल, है ना, कैरोसिन ऑयल। आप लोगों ने ये भी पढ़ते हैं ना कैरोसिन तेल। आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि हमारी दो धातुएं होती है, सोडियम और पोटेशियम, बहुत अधिक क्रियाशील होती है, उनको बहुत अधिक क्रियाशील होती है, उनको हम कैरोसिन तेल के अंदर रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। सुना है ना। तो यही है बच्चों कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल जो है ना, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ इसका यूज ना घरेलू कार्यों में ही किया जाता है, बाहर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल केवल घरेलू कार्य में इस्तेमाल होता है। आजकल तो इसका भी इस्तेमाल बंद हो गया भाई साहब, है ना। ये केवल और केवल मिला करता ना, अपने कोटम में मिला करता, आजकल मिलना ही बंद हो गया। मिला है कभी किसी को, लेके आए हो कभी, हैं। तो घरेलू कार्य में इस्तेमाल किया जाता है साहब इसका। ठीक है, अब सर वाहनों में इस्तेमाल क्यों करते, तो इसके पास दिक्कत है बच्चों। एक तो उसका उष्मीय मान कम है, एक तो क्या है इसका उष्मीय मान कम है। क्या है बच्चों, एक तो उसका उष्मीय मान कम है। भाई ईवीएस वगैरह के नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम मनदीप गोदारा ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बता दूंगा मैं आपको नोट्स वगैरह कहाँ से मिले। मैं बहुत अच्छे नोट्स लिख रहा हूँ भाई, जो जहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं मेरे नोट्स में लिख रहा हूँ, यानी दिखा नहीं सकता मैं, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम मनदीप गोदारा ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। इसलिए उष्मीय मान कम होता है। दूसरा बच्चों, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। क्या करता है ये प्रदूषण अधिक फैलाता है, इसीलिए भाई इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते, है ना। प्रदूषण अधिक फैलाता है। इसके अलावा बच्चों, जब भी इन सारी चीज़ों को, जब पेट्रोल वगैरह को शुद्ध कर रहे होते हैं ना, पेट्रोलियम को, जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं ना साहब, जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं, जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं तो इसमें बच्चों बहुत सारे क्या बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं।
बहुत सारे क्या बन जाते हैं इससे, बहुत सारे इससे बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी कि अपने आप कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनका भी इस्तेमाल किया जाता है हमारा। बाई प्रोडक्ट कैसे साहब, जैसे कि देखो मैंने बताया था ना कि जब हम कोयले से कोल गैस या फिर हम लोग कोक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस समय जो होता है कोल तार एक बाई प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को। मतलब बनाने का वो मकसद नहीं था लेकिन वो चीज़ बन गई, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और पेट्रोलियम से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, जिस तरह से लुब्रिकेंट ऑयल। जानते हो लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है? लुब्रिकेंट ऑयल होता है स्नेहक तेल, स्नेहक तेल बोलते हैं इसको। क्या होता है स्नेहक तेल? जिस तरह ये तेल है ना फ्रिक्शन वगैरह कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मोबिल है ना, ये क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल है। मोबिल क्या होता है? चिकना होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? इंजन के स्पेयर पार्ट्स में सर्विस वगैरह करवाते हैं ताकि उनके बीच में घर्षण ना हो। घर्षण को कम करने के लिए प्यारे बच्चों इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल बाई प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, ये बाई प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। और क्या क्या बनता है बच्चों? और इससे बनता है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, वैक्स यानी कि मोम भी कहते हैं इसको। पैराफिन वैक्स इसका बाई प्रोडक्ट होता है बच्चों, मोम, जिसका यूज़ कहाँ बंद करते हैं हम लोग? पैराफिन वैक्स का। इसका यूज़ बच्चों हम लोग कॉस्मेटिक सामान बनाने में करते हैं। कहाँ पर? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स बच्चों, सर कॉस्मेटिक क्या होता है? अरे भैया वही जो लड़कियों के लिए क्रीम वगैरह होते हैं वो। अच्छी इससे बनते हैं, और क्या बनते हैं है ना। हाँ, और भाई इसके अंदर बिटुमेन, ये भी पेपर में पूछा गया था। एक बिटुमेन, ये भी एक लिक्विड पदार्थ होता है सब, इसका यूज भी कॉस्मेटिक सामान में करते हैं हम लोग। बिटुमेन ये भी इसी से प्राप्त, एक बिटुमिनस कोयला था, ये बिटुमेन है भाई सब, समझ में आई बात। तो ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं पेट्रोलियम से। अब बच्चों जो पेट्रोलियम को निकाल रहे होते हैं ना, तो वहाँ से कुछ गैसें भी निकलती हैं। जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है मेरे दोस्तों, वहीं से कुछ गैसें भी हमारे निकलती है जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। तो आओ जरा हम गैसीय अवस्था में कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो आओ हम याद कर लेते हैं कि गैसीय ईंधन के रूप में किस किस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गैसीय रूप में ईंधन का इस्तेमाल, गैसीय रूप में ईंधन का इस्तेमाल, तो गैसीय रूप में ईंधन, तो कौन कौन से ईंधन अपने पास गैसीय रूप में बच्चों? आओ बच्चों बात कर लेते हैं। तो गैसीय रूप में अपने पास है बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये कई बार पूरा नाम अपने पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना क्या है? लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम है, क्या लिख दिया? पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ध्यान रखना, यानी पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाइड कर दिया। अब अपने से पूछता है कि जो एलपीजी है ना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, है ना। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है साहब कि इसके मुख्य घटक कौन सा है। तो बच्चों इसके अंदर जो मुख्य घटक है वो है अपना क्या है? प्रोपीन, ब्यूटीन। सबसे मुख्य घटक इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर प्यारे बच्चों प्रोपीन। इसके बाद बच्चों इसके अंदर पाया जाता है ब्यूटीन। ये दो तो इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्य घटक इसके ये हैं। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों इसके अंदर इथीन या एथीन कह लो, वो तुम्हारी मर्जी है ना, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर ये जो तीनों की तीनों गैस है ना भाई साहब, ये तीनों की तीनों गैस होती है, ये गंधहीन गैस होती है। क्या होती है? तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों बच्चों गंधहीन गैस है। तो इसके लीकेज का पता लगाने के लिए, है ना, तो इसके लीक का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक और गैस मिलाई जाती है। इसके अंदर लीक का पता लगाने के लिए, ये पेपर में सीधा सीधा पूछते हैं, एलपीजी में लीक का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लीकेज का पता लगाने के लिए बच्चों इसके अंदर मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टेन। क्या मिलाते हैं बच्चों? इथाइल मरकप्टेन। ये भी पेपर में पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है बच्चों। इथाइल मरकप्टेन है ना, ये एक क्या है बच्चों, ये गंधीय गैस है। तो जब लीकेज होती है तो ये गैस से क्या आने लग जाती है बच्चों, स्मेल आती है। आपने देखा है जब भी गैस लीकेज होती है अपने घरों में, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर, इसका यूज की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सर घरेलू कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ करते हैं बच्चों, घरेलू कार्य में। भाई साहब घरेलू यार, घरेलू, तो घरेलू कार्यों में इस्तेमाल इसका किया जाता है ना, घरेलू कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक यूज किया जाता है प्यारे बच्चों इसका। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरेलू कार्य में। आपने देखा होगा जब अपने घर पे जब सिलेंडर होता है वो लीकेज अगर होने लग जाए तो प्यारे बच्चों क्या होता है उससे, तो अगर वो लीकेज होने लग जाए तो उससे क्या होता है, अपने को स्मेल आती है ना। तो वो जो स्मेल आ रही है अपने को कौन सी गैस की होती है, वो इसी गैस की होती है। कौन सी की, इथाइल मरकप्टेन की, ठीक है। हाँ, इसी से बच्चों एक और बात मैं आपको याद रख रहा हूँ, ठीक है, ये नोट करके लिख लेना आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार पूछा जाता है कि बच्चों जो लाइटर होता है ना, लाइटर है ना, सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है, जो लाइटर होता है भाई साहब, लाइटर जानते हो, अरे वही माहौल बनाने के लिए यूज़ करते हो तो लाइटर में कौन सी गैस होती है बच्चों, तो लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो लाइटर में बच्चों ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, प्रोपेन, अरे ब्यूटीन नहीं है, प्रोपीन नहीं है, ब्यूटेन होते हैं। सॉरी भाई साहब, ये थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपीन नहीं वैसे, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, एथीन नहीं, प्रोपीन, एथीन, इथेन, 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 ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन नहीं, प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें ब्यूटेन, कौन सी गैस पाई जाती है इसके अंदर, ब्यूटेन गैस होती है। लाइटर के अंदर जो गैस होती है बच्चों कौन सी होती है, वो ब्यूटेन गैस होती है, लिक्विफाइड होती है वो, देखा होगा आप लाइटर में तो, ठीक है, क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। ये समझे आप लोग। ये एलपीजी होती है, घरेलू कार्य में घर पे जो अपने सिलेंडर आता है वही क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट गैस जो हमारी गैसीय अवस्था में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है प्यारे बच्चों, जिसको कि आप लोग सारे जानते हैं, सीएनजी। कौन सी गैस भाई साहब, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, संपीड़ित, पूरा नाम इसका पूछा जाता है पेपर में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये भाई स्पेलिंग स्पूलिंग की यार याद देख लेना, माफ़ करना बच्चों, है ना, अपने को कम आती है। प्राकृतिक गैस, सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चर्चित गैस है ये सीएनजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस। अब सीएनजी गैस की बात करें प्यारे बच्चों, तो सीएनजी गैस क्या होती है? इसको बच्चों प्राकृतिक गैस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। सीएनजी के अंदर जो सीएनजी का मुख्य घटक होता है ना भाई साहब, ठीक है, प्राकृतिक गैस भी सेम ही होते हैं बच्चों, प्राकृतिक गैस है ना, बस ये कंप्रेस्ड फॉर्म में और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। आपको अलग बढ़ाएंगे तो तुम पढ़ लेना, लेकिन प्राकृतिक गैस यही होती है, ठीक है। इसका जो मुख्य घटक होता है ना बच्चों, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है ना। ये पूछा जाता है कई बार, सीएनजी और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ये प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया है। तो मुख्य घटक क्या होता है बच्चों, इसका मीथेन होता है ना। मीथेन को कई बार मेथेन भी लिखा होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात होती है। फार्मूला होता है इसका CH4। और बच्चों मीथेन के बारे में बात बताऊँ मैं आपको, तो मीथेन के बारे में आप जितनी बातें जानोगे उतनी कम है बच्चों। मीथेन को अनेकों नाम से जानते हैं। इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में मीथेन ही पाया जाता है, मुख्य घटक इनका मीथेन होता है, 75% इसके अंदर मीथेन पाया जाता है बच्चों। 75% क्या पाया जाता है इसके अंदर, मीथेन गैस पाई जाती है ना। अब मीथेन के अंदर क्या होता है, देखो मीथेन को प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को प्राकृतिक गैस सीधा बोला जाएगा, मीथेन, CH4, मीथेन। अब मीथेन के ना भाई साहब अनेकों नाम है, मीथेन गैस के अनेकों नाम है। मीथेन गैस को बच्चों मार्स गैस कहते हैं, है ना। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, है ना। इसको बच्चों दलदल वाली गैस बोलते हैं, दलदली गैस, दलदल गैस बोलते हैं। जहाँ भी कीचड़ होता है, दलदल होता है, वहाँ से जो स्मेल आती है, वहाँ से जो गैस पाई जाती है बच्चों, वो दलदल गैस होती है। इसी को भाई साहब गोबर गैस बोलते हैं, है ना। जो गोबर गैस होती है उसी के अंदर भी क्या होता है भाई साहब, यही होता है, गोबर गैस भी इसी को बोलते हैं, मीथेन को ही गोबर गैस बोलते हैं बच्चों। दूसरा, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना भाई, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु, तो जो जुगाली करने वाले पशु है ना, तो उनके
है ना, जुगाली करने वाले पशुओं के से भी कौन सी गैस निकलती है बच्चों? यही गैस निकलती है, मीथेन। एक दो बच्चों, धान के खेत में क्या होता है? दलदल होता है ना, धान के खेत में पानी लगा रहता है, तो धान के खेत में कौन सी गैस होती है बच्चों? तो धान के खेत में भी यही गैस होती है। धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो दलदल वाली गैस क्या होती है बच्चों? यही होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है। अब भाई इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं सर, प्राकृतिक गैस का? तो इसका इस्तेमाल बच्चों वाहनों में किया जाता है। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, वाहनों में इस्तेमाल करते हैं। सर उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दो रीजन है भाई, एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, दूसरा ये प्रदूषण कम करती है। वाहनों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर ये ना बाकी ईंधन के कंपैरिजन में ना प्रदूषण कम करती है, प्रदूषण कम करती है ये, है ना। इसके अंदर वो सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह वो कम मात्रा में निकलती है, तो प्रदूषण कम करती है। दूसरा इसका ऊष्मीय मान भी अधिक होता है, बाकी ईंधन के कंपैरिजन में इसका ऊष्मीय मान क्या होता है बच्चों? इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है ना। इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है साहब, तो ये बात होती है अपने सीएनजी की। ठीक है, तो मीथेन गैस है, इनका मुख्य घटक है भाई साहब, मेन कंपोनेंट है। ठीक है, कई बार सबसे पहले जो गनने वाला कार्बन का कंपाउंड है ना साहब, जब दुनिया बनी थी ना, तो सबसे पहले मीथेन गैस बनी थी, तुम्हें याद है? सबसे पहले। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद जब जैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो उसके बाद जो सबसे पहले जो गैस बनी थी बच्चों, वो कौन सी गैस थी? वो मीथेन गैस थी। तो ये हम लोगों ने कुछ जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहीं तक एक बार इस वीडियो को एक बार विराम देते हैं। इससे अगला नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, पार्ट नंबर 2, उसके अंदर हम और भी ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करेंगे, सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी भाई, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आपके आए हैं पेपर के अंदर, है ना। प्रीवियस पेपर में भी आएंगे, आगे टेट एग्जाम में भी आएंगे, तो ये क्लास ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई इंक्वायरी है, किसी भी तरह की जानकारी, आप कोई और चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम मनदीप गोदारा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।